13th क्वेश्चन देखो बच्चों फिर। बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है ये बताओ। 100 होता है, 100। उससे पहले 99 तो 2 डिजिट का है। 101 अगला नंबर होता है, 102 उससे अगला। ऐसे कहाँ तक जाते हैं ये? 99 तक। ऐसे ही तो होते हैं। इनमें से हमें वो वाले छांटने हैं जो किससे डिवाइड हो जाएंगे? 7 से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब अगर हम काउंट करने बैठे ऐसे एक एक करके कि पहला नंबर कौन सा होगा, दूसरा तीसरा कौन सा होगा, तो हमें बहुत देर लग जाएगी, नहीं कर पाएंगे। एपी की हेल्प से कर सकते हैं इसे हम। कैसे करेंगे वो देखना। हम ये इसमें क्या करेंगे, पहला टर्म पता कर लेंगे और आखिरी वाला पता कर लेंगे। और वो करना आसान है। पहला और आखिरी पता हो गया तो फिर हम पता कर सकते हैं इसमें कितने टोटल ऐसे टर्म्स बनेंगे। देखो, पहला टर्म कैसे पता चलेगा? तो पहला टर्म के लिए काम करो तुम। 100 होता है मतलब पहला 3 डिजिट कैसे को डिवाइड कर लो 7 से। 100 को डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। बचा कितना? दो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 98 टर्म रहा होगा। जो 100 में से दो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब 100 में से दो घटाएंगे 98, 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ लो। 98 में 7 जोड़ो कितना आएगा? सीधी सी बात, 105 आएगा। तो हमारा 105 ऐसा नंबर होगा जो पहला 3 डिजिट का 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 7 से डिवाइड होने वाला पहला जो 3 डिजिट का नंबर है वो 105 है। अब ऑब्वियसली अगला वाला 112 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड मतलब 7 प्लस करेंगे तभी तो अगला नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन्हें 7 जोड़ते जाओ, लगातार बनते जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं काउंट कर पाओगे तुम। जैसे इसमें 7 लगातार जोड़ते भी जाओगे, 119। फिर ऐसे कब तक करोगे? इससे अच्छा है लास्ट वाला पता कर लो तुम। लास्ट वाला कैसे पता करेंगे? वही तरीका, क्या, 7 से डिवाइड करो आखिरी वाले नंबर को जो 3 डिजिट का है। 7 1 जा 7। बचा कितना? 2। 7 4 जा 28। बचा कितना? 1। 7 से इसे करेंगे डिवाइड, कितने बार आ जाएगा? 7 2 जा 14। 19 में से 14 घटा, कितने बचे? 5। तो 999 में से 5 घटा दो। ये 5 माइनस कर दो। तो जो नंबर आएगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा। 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 994। 994 ही तो आएगा। तो 994 ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा आखिरी। बता कोई दिक्कत हो तो। 3 डिजिट का। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इससे आगे का तो आसान है अब। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ऐसे ही कर लेना है पता। अब यहाँ 7 की जगह कोई और नंबर बोल सकता था, बोल देता कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। कोई भी नंबर से डिविजिबल होते हुए नंबर निकलवा सकता है ये। तो तरीका यही है, सबसे पहला पता कर लो, सबसे आखिरी वाला पता कर लो। ये बन गई अब एपी। 7 7 का कॉमन डिफरेंस होगा इनमें। 7 7 का अंतर होगा नंबरों में। और पहला टर्म पता है, आखिरी वाला टर्म कौन से नंबर पे है इस एपी में, ये पता कर लो। इस एपी के अंदर 994 कौन से नंबर पे एन की वैल्यू पता कर लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएंगे। वही आंसर होगा हमारा। तो क्या करना है हमें, ए एन इक्वल्स टू 994। ए एन का फॉर्मूला A+N-1 × D इक्वल्स टू 994। ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू पुट करोगे, 105 है ए की वैल्यू, प्लस N-1, और डी की वैल्यू तो 7 है ही है क्योंकि 7 7 का अंतर है सारे नंबरों में। 994, 105 प्लस 7N-7 बराबर 994। 105 में से 7 घटाएंगे तो 98 बचेंगे, 98 प्लस 7N और इक्वल्स टू। अच्छा, 128 नंबर आ रहे हैं ऐसे। सही है। 7N = 994 - 98। 7N = 14 में से 8 गया 6। 18 में से 9 गया 9। और ये यहाँ पे फिर कितना बचेगा? 8 बचेगा, 896। तो N = 896 और अपॉन में 7। N = 7 1 × 7 और 7 2 × 14, 7 8 × 56। सही है। एन की वैल्यू 128 आगे नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को बच्चों। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। लिखेंगे देयर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है। या इतना लिख सकते हो तुम। ठीक है।
खत्म। देयर आर 128 सच नंबर्स। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को, समझ में आया सभी को? बढ़िया। आर्यन, कल जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो करके देखे तुमने घर पे? गुड। आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन बताऊं? ठीक है। 13 था ये, 13 के बाद 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स और फोर ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 एंड 250? देखना, ये ट्राई करके ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये वाला था, अभी जो हमने किया है ना, सेम है। 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, ये इसमें पूछा है। उसमें 7 से डिवाइड होने वाले पूछे थे, और उसमें हम निकाल रहे थे 100 और 999 के बीच के। समझ में आ रही बात? डिजिट्स बदली हैं सिर्फ, क्वेश्चन सेम है। सचिन, हो पाएगा ये क्वेश्चन 14th वाला? करके बताओ, आंसर बताओ इसका, कितने ऐसे नंबर्स आएंगे? अंकुर, तुम्हें समझ में आया था पिछला क्वेश्चन, ये वाला अभी 13th? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी स्टेप पे? हाँ, तो फिर 14th करके बताओ, फिर मुझे आंसर बताओ 14th का। 60। ठीक है। गुड। गुड, वेरी गुड। जे मतलब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देखना, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? 7 से डिवाइड होने वाले नंबर और किस किस के बीच के? 100 और 999। यहाँ पे 10 और 250। तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? 12। क्योंकि 10 होता नहीं है, और 10 तो काउंट भी नहीं करेंगे क्योंकि बीच के पूछे हैं। बिटवीन 10 एंड 50 पूछा है, 10 और 250 इंक्लूड नहीं करेंगे, 11 शुरू करेंगे, वो 249 तक। तो 11 तो होता नहीं है। 12 ऐसा नंबर होगा पहला जो डिवाइड हो जाएगा। 12 हमारा ऐसा पहला नंबर होगा जो कि डिवाइड हो जाएगा 4 से। यानी मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब हुआ? 4 से डिवाइड होने वाले नंबर। मल्टीपल्स वही तो होते हैं कि जो उस जैसे 4 के मल्टीपल की बात हुई है तो 4 से जो डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर हमारा हो गया 12। फिर 16 ऐसे आखिरी कौन सा होगा? तो 250 को डिवाइड करके देखो तुम 4 से। 4 6 जा 24, बचा 1। 4 2 जा 8, बचा 2। जो इतना रिमाइंडर आ रहा है इसी को घटा दो 250 में से। 250 में से 2 घटाए तो 248 बचेगा। तो आखिरी होगा 248, 248, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें एपी मिल गई। अब एपी में 248 कौन से नंबर का टर्म है वो निकाल दो। इतने टोटल टर्म्स होंगे इसमें, और इतने ही 4 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे। तो ए एन इक्वल्स टू 248। ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248। ए की वैल्यू 12, n-1, डी की वैल्यू 4, और इक्वल्स टू 248। 12 प्लस 4n-4 इज इक्वल्स टू 248। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 12 में से 4 गया तो बचेगा 8। 8 प्लस 4n इक्वल्स टू 248। 8 चला जाएगा माइनस में। 4n इक्वल्स टू 248 माइनस 8, और 4n इक्वल्स हो जाएगा 240, और n इक्वल्स हो जाएगा हमारा 240 डिवाइड में 4। तो सही बात है, 60 आएगा। यानी इक्वल्स टू 4 6 जा 24 और 0। लिख दो, देयर आर 60 सच नंबर्स। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4।
विटामिन 10 into 50, 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल? 60। प्रियांशी समझ में आया तो बेटा? गुड। नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो अगला क्वेश्चन बताता हूँ। मानसी कर पाया था तुमने खुद से कि नहीं कर पाया था ये क्वेश्चन? रैया तो ये समझ में आया? दूसरे वाले रैया से पूछ रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताऊँ फिर मैं? ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, देखो ये वाला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। एपी भी बता रखी है, एक तो ये वाली एपी, एक ये वाली एपी है इक्वल, यानी कि इनमें कोई सा टर्म इक्वल है, कोई सा टर्म है जो कि बराबर है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इन एपीज में कोई एक टर्म है जो कि बराबर है। आ सकता है, उसका रीजन क्या है कि ये जो एपी है डिक्रीजिंग एपी है, ये वाली घट रही है, सॉरी इनक्रीजिंग एपी है ये। 63, 65, 67। हाँ, और लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, अंतर 2 का है। ये भी इंक्रीजिंग है लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस 7 का है। समझ में आ रही बात? ये जल्दी जल्दी बढ़ेगी ये वाली ये वाली ये धीरे धीरे। तो एक मतलब ऐसा टाइम आ सकता है कि आगे जाके कोई टर्म इनमें बराबर आ जाए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब वो कौन सा टर्म होगा ये पूछा है। तो सॉल्व कैसे करें? एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसके टर्म्स निकालते जाओ तुम, इस एपी का और इस एपी के टर्म्स निकालते जाओ, उसमें लगेगा बहुत समय, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। एसीपी के तुमने आगे सब मतलब टर्म्स निकालते गए, हो सकता है क्या पता जाके 50वां टर्म आए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 50 टर्म तक इसे लिखते ही जाओगे आगे ऐसे भी। तो इस वजह से शॉर्टकट तरीका लगाएंगे, मतलब ऐसा कोई तरीका देखेंगे जो इजीली सॉल्व हो सक जिससे हम कर सकें इसे। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, nth टर्म ही तो बोला है उसने कि दोनों का मतलब nth टर्म इक्वल है। nth टर्म इक्वल, nth टर्म का मतलब क्या होता है an। तो क्या करो, an इक्वल टू an लिख लो, या an इक्वल टू tn लिख लो, सीधी सी बात है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एन इक्वल टू टी एन लिख दो। इस वाले का हमने nth टर्म बोला एन, इसका nth टर्म बोला टी एन। तो मैं क्या करूंगा इसमें, ए एन इक्वल टू लिख दूंगा टी एन। ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म, इस वाली एपी का फर्स्ट टर्म ए बोल दे रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू यहाँ डी वन लिखेंगे। उसका रीजन क्या है, अलग अलग है इसमें, इसमें ए और डी अलग अलग है। मैं पहली एपी का ए वन मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म अलग अज्यूम करूंगा, जैसे इसका 63, 65, कौन सा देखते हैं, देखना भी मैं सॉल्व करता हूँ। दो एपीज दे रखी हैं, इसका फर्स्ट टर्म मैंने ए ले लिया, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 63, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी वन ले लेता हूँ इसका, जो कि हो जाएगा 2। इसका फर्स्ट टर्म टी ले लेता हूँ, 3, कॉमन डिफरेंस डी टू, अलग अलग है इस वजह से डी वन डी टू लेना पड़ा मुझे, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है। अब जो है दोनों के nth टर्म बराबर है, nth टर्म पहली वाली एपी के nth टर्म को ए एन बोलूंगा, दूसरी वाली एपी के nth टर्म को टी एन बोलूंगा, और लगा दूंगा फॉर्मूला दोनों तरफ। एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन हो जाएगा, और ये टी प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ वैल्यूज रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 63, एन की वैल्यू नहीं पता है हमें, डी वन की वैल्यू पता है यस 2, टी की वैल्यू 3, एन माइनस वन, डी टू की वैल्यू 7। इसको करेंगे अब, कितना आ रहा है? तो यानी दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, देखो चलो मैं चेक करता हूँ। अब देखना तुम लोग, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। 63, तुम्हारा इधर कितना आ रहा है सचिन?
चलो देखते हैं। देखो ये 63 + 2n - 2 हो गया, और ये 3 + 7n - 7 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, 63 में से दो घटाएंगे तो 61 बचेंगे, +2n। और इधर -का 4 बचेगा, +का 7n। अब -4 इधर भेजूंगा तो +का 4 हो जाएगा। और ये 2n इधर लेके आऊंगा, -का 2n हो जाएगा। हाँ सही बात है, क्योंकि ये 65 हो जाएगा, 65 + 4 और इक्वल्स टू ये 5n हो जाएगा। तो 65/5 यानी कि 13 सही जवाब। भैया तो आंसर गलत है तुम्हारा बेटा, 11 नहीं आएगा, 13 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, 13। ठीक है, नोट करो इसे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जब भी अलग अलग दो एपी मिलेंगी, उनमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो अलग अलग ही एज्यूम करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि दोनों का फर्स्ट टर्म को ए मान लो और डी मान लो, नहीं कर सकते ऐसा। ऐसा अगर तुम उसमें करके आए एग्जाम में, गलत कर देगा एग्जामिनर, नंबर काट देगा। तो इस इन चीजों का ध्यान रखो, मैं लिखता कैसे हूँ। बोर्ड तुम्हें लिखने का नंबर देगा। कोई भी अगर अक्षर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, मैंने क्या लिखा है। ठीक है। 12th वाले क्वेश्चन में मैंने D1 D2 नहीं लिए थे, डी लिया था, क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम था दोनों एपी का। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है डिफरेंट। हो गया ये सबको। अंकुर हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो। 16th क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। डिटरमाइन द एपी का मतलब है एपी पता करो क्या होगी। एपी कैसे पता करते हैं, उसके 3 टर्म लिख दो पहले के, 3 या 4, 3 टर्म या 4 टर्म लिख दो, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, एपी पता हो गई। लेकिन उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म चाहिए। अच्छा फाइंड कर दी तुमने, बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं कर पाई है वो देख लो, करना क्या है इस क्वेश्चन में।
बोला है कि थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म का मतलब A3, ये दे रखा है 16। और बोला है सेवंथ टर्म का मतलब A7 हो गया। एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12, बाई 12 का मतलब इतना उससे ज्यादा है। फिफ्थ टर्म से सेवंथ टर्म 12 ज्यादा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी, सिंपल है, A+3 - 1 × D इक्वल टू 16, यानी A+2D इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, A+7 - 1 × D और A+5 - 1 × D +12। तो ये हो गई हमारी A+6D इक्वल्स टू A+4D और +12, ठीक है। यहाँ से देखो, इस जगह से D की वैल्यू तो यहाँ से निकल आएगी सीधी। इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है कि दोनों को वैसे सॉल्व करना पड़े हमें। A+6D -A -4D इक्वल्स टू 12। ए से कैंसिल आउट, 6D में से 4D गया, 2D बचा। 2D इक्वल टू 12, D की वैल्यू आ गई 6, 12/2, यानी कि D इक्वल टू आ गया 6 हमारा। अब ये उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें तो A की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, A+2 × 6 इक्वल टू 16, यानी A+12 इक्वल टू 16। तो यानी A की वैल्यू आ गई 16 - 12, यानी 4। सही बात है कि जो AP हमारी होगी, दी AP इज 4, पहला टर्म हो जाएगा, 6 और जोड़ देंगे 10, और 6 जोड़ देंगे 16, 22। यही बताई थी सचिन तुमने। हाँ, 4, 10, 16, 22। सबको समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रॉब्लम हुई हो इसमें क्वेश्चन में, पूछ सकते हो अगर किसी भी स्टेप पे है तो। इसके बाद अगले क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, 17th वाले में। ये नोट कर रहा है कोई? दीपक, हो गया ये वाला नोट? ठीक है, फिर मैं ये मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ, ध्यान से देखना सभी। देखना ये क्या लिखा है क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म निकालना है एक AP का, AP भी दिए। 20वां टर्म निकालना है, AP दिए तो बहुत आसान है, A+20 - 1 × D। लेकिन उसने एक कंडीशन डाल दी, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। पीछे से 20वें नंबर का टर्म निकालना है कोई बच्चा जिसे समझ में आए कि ये कैसे किया जाएगा? सचिन, कुछ आइडिया है? 243 कहाँ है इसमें? 253 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म और, बस इस
फर्स्ट टर्म अगर मैं 253 रख लूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा। क्यों? और कोई बच्चा, रजत, कुछ कहना चाहोगे? चलो ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है, यू आर राइट। मतलब लेकिन ये थोड़ा लेंदी तरीका हो जाएगा, इससे भी आसान तरीका है मेरे पास करने का। इससे भी थोड़ा आसान तरीका है मेरे पास करने का। धीरज बता ना, तेरा अप्रोच मुझे सही लगी, लेकिन पूरा नहीं बता पाया तूने। अब जो भी आएगा वो तो अभी देखते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सीखने वाला क्वेश्चन है ये चीज। देखना, इसमें कुछ नई नई चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। पहले तो एक फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला कैसे बना है वो भी समझा सकता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन वो समझना, देखो जैसे ए पी है 3813 डॉट 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 और 253। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? कितने कितने का डिफरेंस है बताओ? 5 है। 5 ही तो है कॉमन डिफरेंस। अगर मैं इस एपी को उल्टा लिख दूं पलट के, कैसे? जैसे 253 पहले लिख लूं, फिर इधर से पांच पांच बढ़ते हुए जा रहे हैं, पीछे से देखेंगे तो पांच पांच कम होते हुए आएंगे। 13 से 8 है, पांच कम हुए, पांच कम हुए, तो इसमें से पांच कम करेंगे तो 248। फिर पांच कम कम करेंगे तो 243। फिर पांच कम करेंगे तो कुछ और टर्म आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? यही आएगा 1383, ऐसे ही तो आएंगे। तो अब या तो तुम इस एपी का 20वां टर्म, इस एपी का 20वां टर्म निकाल दोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि ये पीछे से ही 20वां तो माना जाएगा। इस एपी को अगर मैंने पलट दिया, अब इस नई एपी का अगर मैं 20वां टर्म निकालूं तो वही आंसर आएगा। इस एपी का पीछे से 20वां टर्म हो जाएगा इस एपी की शुरुआत से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों। इधर से इधर से जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस का 5 था, और इधर से कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि डी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है nth टर्म फ्रॉम एंड का। क्या होता है देखना, nth टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से वो निकालने का nth टर्म। ए एन इक्वल्स टू एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। मतलब जो फर्स्ट टर्म ए आता था, ए की जगह पे लास्ट टर्म रख दो, ये जो 253 है ये रख दो, और कॉमन और एन की वैल्यू वही रखो जितने में टर्म निकालना है तुम्हें। कॉमन डिफरेंस का साइन बदल दो, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दो। जैसे एल की वैल्यू 253 है, एन की वैल्यू 20 रखेंगे क्योंकि 20वां टर्म निकालना है हमें। डी की वैल्यू इधर से +5 थी, तो उसका साइन चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बोलो बच्चों। अब इसे सॉल्व करोगे तो ए एन इक्वल्स हो जाएगा 253, और इसको सॉल्व करोगे तो 20 में से 1 घटाया 19 बचेगा। 19 5 या 95, माइनस का 95 हो जाएगा ये। ठीक है। 13 में से 5 के बचे 8, और कितना आया यहाँ पे? 1। सॉरी, 14 में से 9 के बचे 5, 158 आ रहा है। तो ये या तो तुम फॉर्मूला, और देखो ये जो माइनस है ये वाला, ये यहाँ से उठा के यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बना कैसे, ही समझ में आया तुम्हें कि फर्स्ट टर्म की जगह आखिरी टर्म आ जाता है। जैसे अब ये वाली एपी का मैं निकालना चाहूँ, तो इसका फर्स्ट टर्म का 253 है, जो कि इस पिछली एपी का एल है, लास्ट टर्म है। ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यहाँ पे डी प्लस का 5 था तो इसमें यहाँ माइनस का 5 आ रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना है? बना इसी वाले फॉर्मूले से, ए एन से ही। बस क्या है कि ए की जगह पे एल रख देना है, और डी की जगह माइनस डी रख देना है, तो वो माइनस यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया मैंने, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो चुका है ये। तो एल माइनस, चाहो तो यहीं पे यहाँ माइनस लगा दो, इसे 5 प्लस का रख दो। ठीक है। तो यही वैल्यू आएगी। डाउट पूछो। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ।
समझ में आ गया सबको? अंकुर तुम्हें समझ में आ गया ये कुछ कॉन्सेप्ट? nth टर्म फ्रॉम लास्ट। हाँ। नेगेटिव हो तो प्लस का हो जाएगा, साइन बदल देना है। जैसे ईएपी होती फॉर एग्जांपल 38, 35, 33, 30, 33 नहीं 32, सॉरी 32, 29 और डॉट डॉट डॉट। अब मैं इस एपी का बोल देता और आगे जाके इसमें 29, 26, 23, 20, 17, मान लो यहाँ तक खत्म है एपी। ठीक है। और मैं बोल देता कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट निकाल दो। तो इस एपी का इधर से कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो -3 है। लेकिन जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो +3 यूज कर लेंगे, साइन चेंज करके। या फिर वो भी नहीं यूज करना है, -3 का -3 ही रखना इस फॉर्मूले में, तो ये माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर लिया ना अपन यहाँ पे। जैसे अगर इस एपी में पूछो सेकंड टर्म बता दो फ्रॉम लास्ट, तो सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट यानी A2 फ्रॉम लास्ट है ये। ठीक है। एल की वैल्यू 70 है, -2 - 1 इंटू डी की वैल्यू है -3 रखेंगे हम। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये जो माइनस मैं बता रहा था वो माइनस हमने एडजस्ट करके आगे लगा दिया इस जगह पे ये। ठीक है। फॉर्मूले में हमने माइनस पहले से ही लगा दिया है। तो वो जो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा ये एपी का है इधर शुरुआत से, वही रखेंगे हम। कोई प्रॉब्लम मानसी? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये वाला मुझे लगता है समझ में आ गया तुम सबको। ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हें आरएस और आरडी में देखने को मिलेंगे काफी, nth टर्म फ्रॉम एंड। और तुम्हें और बता दूं बोर्ड में भी आ जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आखिरी से कोई टर्म निकालने वाला क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है। और एमसीक्यू में और पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 3 क्वेश्चन बचे आखिरी के। 18वां। ये तो आसान है। ये तो तुम लोग कर पाओगे मुझे उम्मीद है। बोला है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज ऑफ एन एपी इज 24। इसका मतलब ये है कि A4 और A8, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म, इनका सम 24। और बोला है सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44, यानी A6 और A10, ये जो है सम है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। पहले 3 टर्म पता करने हैं तो ए और डी निकाल लो। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो आ गया तो 3 टर्म हो गए। फिर पहला लिख देना, उसमें डी जोड़ देना, फिर से डी जोड़ देना, तो 3 टर्म आ गए पहले। लेकिन अब यहाँ पे ए और डी कैसे निकालें? आसान है। A4 का मतलब A+4 - 1 × D, A+4 - 1 × D। A8 का मतलब, अच्छा निकाल भी लिया तुमने, बढ़िया। तो सभी बच्चे करके बताओ फिर मुझे ये वाला क्वेश्चन। और ये A+8 - 1 × D इक्वल टू 24, यानी कि A+2A हो गया, और ये 3D बचा, और ये 7D बचा, 10D हो गया। देखना एक स्टेप मैंने कम कर दिया, यहाँ लिख ही देता हूँ। A+3D प्लस A+7D = 24। 2A+10D = 24। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ऐसे A6 और ये A10, यानी कि A+6 - 1 × D गुड, A+10 - 1 × D और इक्वल टू 44। तो A+2A हो गया, या फिर मैं पूरे लिखता हूँ A+5D, और ये हो गया प्लस A+9D और इक्वल्स टू 44। और A 2A हो गया 10, और 9 और 5 14 हो गया, इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2 घटा दो, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट घटा दो, डी की वैल्यू निकल आएगी, उसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, ए की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन खत्म तुम्हारा ये।
अंकुर हो जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, तो अगला बताऊं फिर मैं? घर से कर लेना खुद से आगे का सॉल्व। बाद में कर लेना क्लास के। बताओ अगला बताऊं? हम्म। इससे आगे का खुद से कर लेना, इक्वेशंस मैंने बना दी हैं, यहाँ तक लिख लो, चाहो तो लिख लिया होगा शायद। और इसके बाद नहीं लिख पाया हो तो लिख लो। बताओ मिटा दूं ये? हम्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम। बोला है कि सुब्बा राव कोई व्यक्ति है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एनुअल का मतलब होता है ईयरली। एनुअल का मतलब ईयरली, पता होगा तुम्हें, एट्थ क्लास में खूब वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस किए होंगे तुमने। उसमें ये वर्ड आता है काफी। तो सुब्बा राव वर्क स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। 5000 रुपए की से शुरुआत हुई है साल पे उनकी, तो पूरी साल के उन्हें 5000 रुपए मिलेंगे सैलरी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। और हर साल 200 रुपया बढ़न इंक्रीमेंट मिल रहा है उन्हें, ठीक है। हर साल 200 रुपया का इंक्रीमेंट है। तो फर्स्ट ईयर में उनकी सैलरी, फर्स्ट ईयर की सैलरी हो गई उनकी 5000 रुपये। सेकंड ईयर में उनकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि 200 रुपया का हुआ इंक्रीमेंट, तो सेकंड ईयर की सैलरी 5200 हो जाएगी। थर्ड ईयर की सैलरी कितनी हो जाएगी? 200 रुपये और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 5400 हो जाएगी। ये तो क्लियरली एक एपी बन रही है। 5000, 5200, ऐसे करके ये हो गई हमारी एपी। इसके बाद में पूछा क्या है इसने, बोला है कि इन विच ईयर हिज इनकम डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज। कौन सी साल में जाके उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएगी, 7000। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 7000 किसी न किसी साल में तो होगी जाके, क्योंकि 5400 का 5600 हो जाएगी अगली साल 5800। ऐसे 7000 डॉट 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 7000 पूछा उसने कहाँ पे जाके होगी, कौन सी साल में जाके होगी। सिंपल है ये तो। ए एन इक्वल्स टू हम ले लेंगे 7000 और एन की वैल्यू निकाल देंगे, पता चल जाएगा कौन सी ईयर में हो जाएगी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 7000, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 200 और इक्वल टू 7000। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो। आगे मैं यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, एक स्टेप यहीं लिख देता हूँ। 5000 प्लस 5000 उधर माइनस का भेज देता हूँ, तो ये बचेगा एन प्लस वन इंटू 200 और इक्वल टू 7000 माइनस 5000, ठीक है। और आगे हुआ एन प्लस वन इंटू 200 इक्वल्स टू 2000। 7000 में से 5000 घटाए 2000 बचेंगे, और 200 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, सॉरी इसका आंसर। एन सॉरी एन प्लस वन कैसे हो गया, माइनस है ये तो, 11 ही आएगा, हाँ। एन माइनस वन, एन माइनस वन इक्वल्स हो जाएगा 2000 और डिवाइड में 200। 200 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो एन माइनस वन इक्वल्स हो जाएगा 10। और एन इक्वल्स हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11। यानी कि 11th ईयर में जाके उनकी सैलरी हो जाएगी एनुअल कितनी, 7000 रुपये। ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नोट करना चाहो तो कर लो। रियल लाइफ प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमें पूछा था कि 7000 सैलरी सुब्बा राव की कब हो जाएगी जाके, तो आंसर फाइनल हम कंक्लूड करेंगे कि इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7000 रुपीज।
अमोल हो गया क्वेश्चन? हम्म। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकना। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों फिर मैं, ठीक है? नेक्स्ट वाला। मुझे उम्मीद है कि तुमने कर लिया होगा सभी ने ये वाला। नेक्स्ट देखो फिर। अगला क्वेश्चन बोला है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। ये देखो, मतलब सेव का मतलब है बचाए, बचाना, ठीक है? कितने रुपए बचाए? कितने? 5 रुपए बताइए, बचाए इन फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए हैं रामकली ने, ठीक है? एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई 1.75 रुपीज। और जो हर हफ्ते की सेविंग है वो इतने रुपए से इंक्रीज करी है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ये सो बड़ा वाले जैसा। बोला है कि कौन से हफ्ते में जाके इतनी हो जाएगी सेविंग्स। रामकली ने पहले हफ्ते में कितने बचाए? 5 रुपए। 1.75 बढ़ाएं तो 6.75 हो जाएगा अगले हफ्ते का। उससे अगले हफ्ते फिर 1.75 बढ़ाएगी रामकली, तो ये हो जाएगा हमारा 5। 1.75 बढ़ाना है। 5 और 5 10 कैरी एक, 5 कैरी एक 8.5, 8.5। ठीक है, ऐसे ही जो है पूछा है कि कौन से हफ्ते में जाके 20.75 रुपए सेव करेगी रामकली। कौन सा हफ्ता ऐसा होगा जिसमें उसने 20.75 रुपए सेव करे होंगे? अच्छा, 10वां आया है क्या? ठीक है। इसमें भी सेम वही करेंगे क्या? ए एन इक्वल्स टू 20.75, जैसे पिछले में किया था। ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। इन सब की वैल्यूज रखो, ए और डी की। ए की वैल्यू कितनी है? 5। n-1 डी की वैल्यू तो गिवन ही है 1.75, इक्वल टू 20.75। 5 उधर माइनस का भेज दो तो n-1 इज इक्वल टू इंटू 1.75, और इक्वल्स हो जाएगा 20.75 -5। n-1 इंटू 1.75 इक्वल्स हो गया हमारा 15.75। और ये चला जाएगा डिवाइड में, तो n-1 इक्वल्स हो जाएगा 15.75, और डिवाइड में 1.75। n-1 बराबर हो जाएगा, हाँ ये 9 बार चला जाएगा, सही बात है। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 175 से ये 9 बार कट जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 + 1 यानी कि 10। यानी 10th वीक में हम फाइनल कंक्लूड करके लिखेंगे कि इन 10th वीक रामकलीज सेविंग विल बी 20.75। 10वें हफ्ते में उसकी जो सेविंग है 20.75 रुपये हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो कर लेता हूँ कभी कभी। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं वैसे भी करके बता सकता हूँ, देखना। जैसे यहाँ कर दे रहा हूँ नीचे, आ गया ना? हाँ, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। जैसे 5 + 1.75 का अगर इंटू करूंगा अंदर, तो 1.75 n और -1.75 हो जाएगा ये। इसमें से माइनस कर लो, और जो बचेगा उसे उधर माइनस में भेज देना, इसे डिवाइड में भेज देना फिर। ऐसे भी हो जाता है, वो एक ही बात है। जैसा सही लगे तुम्हें वैसे कर लो कैलकुलेशन तो। ठीक है।